गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्लास 12 में हमने आपको बॉटनी के जो पोर्शन थे उसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं जैव प्रौद्योगिकी के बारे में या जो है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। इसमें हमने आपको पीछे जो लेक्चर दिया था एक बार बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। हमने बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी जो होती है यह एक क्या होती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है, तकनीक होती है। देखिए, बायो का मतलब होता है कि जीव और तकनीक का मतलब होता है जो टेक्नोलॉजी। तो हम क्या करते हैं, किसी जीव के अंदर जब कोई तकनीक को हम घुसेड़ देते हैं, उसके अंदर प्रवेश करा देते हैं, तो उनसे जो है जो नई जातियाँ उत्पन्न होती हैं वह बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। कहने वाला होता है जो भिन्न भिन्न प्रकार की नई जातियों का जो निर्माण किया जाता है, नई नस्लों का जो निर्माण किया जाता है, नई प्रजातियों का जो निर्माण किया जाता है, ये बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से होता है। इसमें क्या करते हैं, जो मूल प्लांट होता है उस मूल प्लांट के अंदर हेराफेरी करके उसकी अदला बदली करके किसकी, आनुवंशिक पदार्थ की, आनुवंशिक पदार्थों की अदला बदली करके हम क्या करते हैं, नई प्रजातियाँ या नई नस्लें तैयार करते हैं। और वह जो नई प्रजातियाँ होती, नई नस्ल जो होती है वह मूल पौधे से उसका उत्पादन, उसका प्रोडक्शन क्या होता है, अधिक से अधिक होता है। हमने आपको पीछे बताया था कि जो मानव इंसुलिन है वह हमारे शरीर के अंदर जो अग्नाशय होता है, निश्चित ग्रंथि होती है, उसकी बीटा कोशिकाओं से क्या होता है, स्रावित होता है, निकलता है, जो हमारे शरीर में जो होता है शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है, वह इंसुलिन हार्मोन कहलाता है। लेकिन जो होता है हमारी शरीर के अंदर इतना नहीं बन जाता है कि सबको जो है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इसलिए कृत्रिम तरीके से इंसुलिन जो होता है कि वह इंसुलिन की जो दवा होती है वो बनाई जाती है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जो मूल पौधा होता है, जो अग्नाशय होता है, उस अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन को हम निकाल लेते हैं और उसको निकाल करके किसी जीवाणु के अंदर, किसी प्लाज्मिड के अंदर, किसी वेक्टर के अंदर उसको डाल देते हैं। और जैसे उसके अंदर डालते हैं उसका मल्टीपल कॉपी क्या होती है, तैयार हो जाती है। और इस तरह जो होता है ढेर सारे इंसुलिन जो है प्राप्त हो जाते हैं और हम जो है लोगों के इलाज में उसका उपयोग करते हैं। तो करुणा हमारी जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे जो जनसंख्या इंक्रीज कर रही है, उस जनसंख्या की बढ़ती हुई जनसंख्या को उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल न करें तो हमको अपनी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वह पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इस मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जैव तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इससे जो होता है नए नए प्रोडक्ट, नए नए उत्पाद, नए नई नस्लें तैयार की जाती हैं। और ये नस्लें जो होती हैं वह क्या करती हैं, अधिक से अधिक उत्पादन देने का काम करती हैं, ठीक है। तो इसी जैव प्रौद्योगिकी के अंदर जो होता है वह चीज़ें आती हैं जिसमें जो होता है कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने जैव प्रौद्योगिकी की अलग अलग परिभाषा क्या होगी, प्रस्तुत की थी, ठीक है। जिसमें जो यूरोपियन जो यूनियन है, वह यूरोपियन यूनियन ने जैव प्रौद्योगिकी की जो परिभाषा थी वह सबसे पहले प्रकाशित की, ठीक है। तो उसके अनुसार जो होता है जो नए उत्पाद होते हैं यह तथा जो सेवाएं होती हैं, मतलब नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान, ठीक है, ने मतलब प्राकृतिक विज्ञान ने क्या किया कि प्राकृतिक विज्ञान व जीव कोशिकाओं एवं इसके अंग आणविक अनुरूपों का समायोजन किया गया। मतलब कहने का मतलब होता है कि यूरोपियन जो है यूनियन जो थी, उन्होंने जो है जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा यही दी कि जो नए उत्पाद होते हैं तथा सेवाएं होती हैं वह उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी जो प्राकृतिक जो जीव होते हैं या प्राकृतिक जो विज्ञान होता है वह जीव होता है, उनके कोशिकाओं के द्वारा जो है नए नए जो होते हैं वह अंग या जो है आणविक जो होते हैं ये अनुरूपों के अनुसार उनका समायोजन किया जाता है। तो आप देखें केवल ये समझिए कि जो होते हैं जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम जो प्राकृतिक जो मूल जो पदार्थ होते हैं उन मूल पदार्थों से नए उत्पादों को जीवों की सहायता से तैयार करते हैं, मतलब उनको समायोजित करते हैं, उसको उसमें निवेशित करते हैं और निवेशित करके समावेशित करके नए नए उत्पाद क्या करते हैं, तैयार किए जाते हैं। किसको समावेशित करते हैं, उस जीव के अंदर उपस्थित जो जीन होता है,
डीएनए होता है, उनको उसके अंदर समावेशित करके उसकी हेराफेरी करके उसकी अदला बदली करके नए नए प्रोडक्ट हम क्या करते हैं, तैयार करते हैं। इसके बाद जो दूसरे वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा कि जो जैविक कारक होते हैं जैसे जो सूक्ष्मजीव होते हैं अथवा जो कोशिकांग होते हैं, आज का नियंत्रित उपयोग करके लाभदायक जो प्रजातियाँ होती हैं, लाभदायक जो चीज़ें होती हैं, उनका जो होता है कि उत्पाद तैयार किया जाता है। मतलब कहने वाला जो है यूएस नेशनल साइंस जो है फाउंडेशन के अनुसार जो है जैविक जो कारक होते हैं जैसे जो सूक्ष्मजीव होते हैं, इन सूक्ष्मजीवों की सहायता से यह इनका जो होता है नियंत्रित उपयोग करके लाभदायक जो चीज़ें होती हैं, जो मनुष्य के लिए लाभदायक होती हैं, उन चीज़ों को उनके नए उत्पाद को तैयार करने में किया जाता है। तो जैव प्रौद्योगिकी होती है, जो बायोटेक्नोलॉजी होती है, उस बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हम जो है नए उत्पाद क्या करते हैं, जो मनुष्य के लिए, जो जीवहारियों के लिए, जंतुओं के जो लाभदायक होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। जो नुकसानदायक प्रोडक्ट होते हैं उनको तैयार नहीं किया जाता है, जिससे जीव जातियों को कोई नुकसान हो। हमेशा जो होता है जीवहारियों के मनुष्य के लाभ के लिए, मनुष्य के हित के लिए जो है हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं, ठीक है, जिससे हमारे जो मनुष्य जो जाति होती है उसको कोई नुकसान होने न पाए। इसके बाद जो था जो दूसरे वैज्ञानिक थे ये गिब्स और ग्रीन हाग थे। तो ग्रीन हाग नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि जो शैवाल होते हैं, जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, यह तो जो उच्च वर्ग के जो पादप और जंतु होते हैं की कोशिका, जो जंतु की कोशिका होती है अथवा जो जीवित पदार्थ होता है, जीवित पदार्थ का किसी जो जीवित पदार्थ होते हैं उसका किसी जीवित तंत्र में, कोई जीवित जंतु में उपयोग करके लाभदायक उत्पादों का निर्माण किया जाता है। तो कहना कि गिब्स और ग्रीन हाग के द्वारा ये कहा गया कि जो शैवाल होते हैं, जीवाणु होते हैं, उच्च पादप होते हैं और एवं जंतु होते हैं, तो जंतुओं की कोशिकाओं अथवा जीवित पदार्थ को किसी जीवित तंत्र में उपयोग करके उनसे जो है लाभदायक उत्पादों का निर्माण किया जा सकता है। तो उनसे जो उपयोग करके लाभदायक उत्पादों का जब निर्माण किया जाता है तो वह जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है, उसी को हम जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। हमने आपको पूरी तरह से मूल रूप से जो निचोड़ बताया उसका मतलब ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, बढ़ती हुई जो जनसंख्या है, उस बढ़ती हुई जनसंख्या को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो नए नए उत्पाद हम तैयार करते हैं या जो नई नई रेसेस तैयार करते हैं, नस्लें तैयार करते हैं, वह हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, इसलिए जो होता वह जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, उसके जीन की संरचना में परिवर्तन कर देते हैं या जीनी संरचना में उसकी हेरफेर कर देते हैं। जब जीनी संरचना में हेरफेर कर देते हैं तो उससे जो होता है नए उत्पाद, नए प्रोडक्ट क्या होते हैं, तैयार हो जाते हैं। और ये प्रोडक्ट जो होता है वह क्या करता है, अधिक से अधिक उत्पादन देता है, जिससे बढ़ती हुई आबादी को आसानी से खाद्यान्न की आपूर्ति हो जाती है। जैव प्रौद्योगिकी के जो सिद्धांत होते हैं और इसके जो दो सिद्धांत कहलाते हैं, एक होता है आनुवंशिक इंजीनियरिंग होता है, इसके जो है दो सिद्धांत, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत, इसके क्या है, दो सिद्धांत होते हैं। एक होता है आनुवंशिक इंजीनियरिंग होता है या जिसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिकल इंजीनियरिंग या आनुवंशिक इंजीनियरिंग करते हैं। दूसरा आता है केमिकल इंजीनियरिंग कहलाता है, ठीक है, दूसरा है केमिकल इंजीनियरिंग, जिसमें रोगग्रस्त जो होते हैं उनका जो उपयोग किया जाता है। अब देखिए पहला आता है आनुवंशिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखिए इस सिद्धांत के द्वारा जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, डीएनए या आरएनए, उन आनुवंशिक पदार्थों के रसायन में, उसके केमिकल में परिवर्तन करके इसे हम क्या करते हैं, किसी होस्ट सेल के अंदर प्रवेश करा देते हैं और इसके बाद जो होता है फिनोटाइप में परिवर्तन कर देते हैं। कहना आनुवंशिक अभियांत्रिकी के द्वारा जो है हम जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं
उस आनुवंशिक पदार्थ को किसी होस्ट सेल के अंदर, किसी परपोषी के अंदर जो है निवेशित कर देते हैं, समावेशित कर देते हैं। और जब समावेशित कर देते हैं, इससे जो होता है हमको समलक्षणी अनुपात जो है उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है, उसके रंग रूप आकार में परिवर्तन कर दिया जाता है। यह सीधा सा समझिए कि जीनी संरचना मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, आनुवंशिक इंजीनियरिंग के अंदर जो होता है उसके जो है जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, डीएनए या आरएनए होते हैं, उनमें हेरा फेरी कर दी जाती है, अदला बदली कर दी जाती है। जब अदला बदली कर देते हैं तो उसकी रेसेस में, उसकी नस्लों में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। यह जब परिवर्तन हो जाता है तो वह अधिक से अधिक वह उत्पाद या प्रोडक्ट तैयार कर देता है। यह दूसरा आता है केमिकल इंजीनियरिंग के द्वारा जो होता है हम रोगान रहित जो है जीवों को तैयार करते हैं। इसमें जो वांछित जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उन सूक्ष्म जीवों को या जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें वृद्धि करके यह अधिक मात्रा में जो जैव प्रौद्योगिकी के उत्पाद होते हैं वह क्या करते हैं, उनका निर्माण करते हैं। कहने का होता है वांछित सूक्ष्म जीवों की सहायता से या यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनकी सहायता से हम जो है सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके जो होता है उससे जो होते हैं क्या करते हैं, उत्पाद तैयार करते हैं। तो जो उत्पादों का जो निर्माण किया जाता है वह केमिकल इंजीनियरिंग या रासायनिक इंजीनियरिंग के द्वारा किया जाता है, और जिससे हम बोलते हैं कि इस प्रक्रम के द्वारा रोगान रहित जीवों को जो होता है, जो रोग उत्पन्न करने वाले जीव होते हैं उनको नष्ट करने में सहायता प्राप्त होती है। जैसे जो है आप जान रहे हैं, जैसे होता है एंटीबायोटिक होती है, औषधियों का निर्माण क्या किया जाता है, सूक्ष्म जीवों की सहायता से किया जाता है। जिसमें हमने बताया था कि सबसे पहले जो है एंटीबायोटिक दवा की खोज जो है वह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था, जो एक कवक से तैयार किया गया था। उस कवक का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम था। तो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक दवा क्या होती तैयार की गई थी, और वह पहली एंटीबायोटिक ड्रग्स थी। और एंटीबायोटिक शब्द देने का काम जो होता है वह वाक्समैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। पहली एंटीबायोटिक जो है दवा बनाने का काम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, लेकिन एंटीबायोटिक शब्द देने का काम जो है वाक्समैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, और इस तरह होता है कि उसका जो है तैयार होता है। इसके बाद होता है आनुवंशिक अभियांत्रिकी का विकास होता है, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग का विकास होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का विकास का मतलब होता है कि इसमें जो होता है अलैंगिक जो जनन होता है वह जो है आनुवंशिक सूचनाओं को परिलक्षित जो है रखता है, जबकि लैंगिक जनन द्वारा जो होता है विभिन्नताएं व विशिष्ट जो होते हैं आनुवंशिक अवस्था के संयोजन होते हैं। या हम कह सकते हैं कि इसमें जो होता है नर और मादा जो युग्मक होते हैं उनमें जो होता है लैंगिक जनन की जब क्रिया होती है तो उसमें नर और मादा युग्मक के बीच में संयोजन होता है। तो भिन्न भिन्न जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं वह मिलते हैं, और मिल करके जो होते हैं वह जो नई संतति जो निर्माण होता है उसमें वेरिएशन भिन्नताएँ दिखाई देती हैं। उसी तरह जब डीएनए की हेराफेरी की जाती है, अदला बदली की जाती है, उस अदला बदली करने से नए प्रोडक्ट, नए उत्पाद क्या होते हैं तैयार होते हैं, और इन नए उत्पादों को हम डीएनए पुनर्योगज तकनीक के माध्यम से तैयार करते हैं। देखिए डीएनए पुनर्योगज तकनीक जो होती है, मतलब पुनर्योगज डीएनए जो होती है, इस तकनीक में जो होता है जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एक एंजाइम होता है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को हम जो है सीजर कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर कहलाता है, या इसको हम आणविक कैंची कहते हैं। आणविक कैंची, ये आणविक कैंची कहलाता है। ये क्या करती है कि डीएनए के जो विशिष्ट अनुक्रम होते हैं उन अनुक्रमों को किसी भी प्लेस से काटने में सहायता करती है। तो कहा जाता है डीएनए पुनर्योगज तकनीक जो होती है वह प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के ऊपर निर्भर करता है, और प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है डीएनए के अंदर पाए जो डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन बेस पेयर पाए जाते हैं उन नाइट्रोजन बेस पेयर को एक निश्चित स्थान से कट करने में, उसको काटने में सहायता करता है।
और जब निश्चित स्थान से उस डीएनए के फ्रेगमेंट को वह काट देता है, फिर इसके बाद हम वांछित जो डीएनए होता है उस वांछित डीएनए को डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ देते हैं। और जब जोड़ देते हैं तो उससे जो होती है कि जो रचना प्राप्त होती है उसे डीएनए पुनर्योगज कहते हैं। और इस डीएनए पुनर्योगज पदार्थ को रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इसके बाद हम क्या करते हैं, किसी होस्ट सेल के अंदर डाल देते हैं, किसी परपोषी कोशिका के अंदर डाल देते हैं। जब उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन होता है, और जब मल्टीप्लिकेशन और रेप्लिकेशन होता है उससे उसकी मल्टीपल कॉपी क्या होती है, तैयार हो जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब होता है डीएनए पुनर्योगज तकनीक एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें डीएनए के नाइट्रोजन बेस जो पेयर होते हैं, जो सीक्वेंस होते हैं, उनको एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से उनके विशिष्ट स्थानों से उसको कट कर दिया जाता है। और कट करने के बाद वो जो वांछित डीएनए होते हैं, जो डिजायर्ड डीएनए होते हैं, उनको डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ दिया जाता है। और जोड़ने के बाद जो प्राप्त होता है उसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी होस्ट सेल के अंदर डाल देते हैं, किसी परपोषी कोशिका के अंदर निवेशित कर देते हैं। और जैसे इसके अंदर निवेशित करते हैं वैसे जो होता है उसमें मल्टीप्लिकेशन या रेप्लिकेशन क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। जब मल्टीप्लिकेशन या रेप्लिकेशन जब प्रारंभ होता है तो उसकी क्या होती है, मल्टीपल कॉपी क्या होती है, तैयार हो जाती है। तो इस तरह डीएनए पुनर्योगज तकनीक के द्वारा हम जो है आजकल क्या करते हैं, नई नई रेसेस, नए नए उत्पाद या प्रोडक्ट हम क्या करते हैं, तैयार करते हैं। और जो अधिक होता है, उन्नतशील होता है, अधिक उत्पादन वाला होता है, अधिक प्रोडक्शन देने का काम करता है। तो यही होता है डीएनए का काम होता है, जैव प्रौद्योगिकी का काम होता है। और जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से इसी तरह हम जो है नए नए रेसेस क्या करते हैं, तैयार करते हैं। ठीक है, आज के दिन इतना ही, धन्यवाद।